नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 8 जनवरी 2026 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक 1000 साल का उत्सव मनाया, एक मूवमेंट को जीवित किया। और वो मूवमेंट क्या था? वो एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था। हमारे देश के सोमनाथ मंदिर की लूटपाट की 1000वीं वर्षगांठ को नरेंद्र मोदी जी ने एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया। दोस्तों, 8 जनवरी 1026 को हमारे देश के अंदर जो सोमनाथ मंदिर है उसमें से 6 टन सोना लूटकर महमूद गजनी नाम का एक अफ़गानी लुटेरा, जो कि अफ़गानिस्तान के गजनी शहर का शासक था, लेके गया था। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बात बताऊंगा कि हमारा जो देश, जिसको कि हम गरीब देश समझते हैं, ये देश की जनता तो गरीब थी, लेकिन यहाँ के मंदिरों में इतना धन कहाँ से आ जाता था? और यहाँ के राजा महाराजा इतने अमीर कैसे होते थे कि वो लूटते रहते थे? यहाँ के मंदिर भी बहुत बार लूटे हैं, लेकिन फिर भी धन की कमी कभी यहाँ हुई नहीं। लेकिन जनता हमेशा यहाँ फटे हाल रही, चीथड़ों में रही। और विदेशी हमलावर यहाँ से इतना धन लूट के ले जाते थे कि जब वो धन लूट के ले जाते थे तो अपने देश की जनता का 4 से 5 साल का टैक्स माफ़ कर देते थे। मैंने एक वीडियो बनाया था 1739 के अंदर, दिल्ली के अंदर नादिर शाह, ईरान के सुल्तान ने, लुटेरे ने इतनी भारी लूटपाट करी थी। उस टाइम यहाँ पर जो मुग़ल था उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, जो मुग़ल शासक था। तो जब वो नादिर शाह यहाँ पर आया हमला करने, उसने करनाल के अंदर आकर डेरा डाला, तो जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसने उसको पैगाम भिजवाया कि हम आपको 50 लाख रुपए बिना लड़े ही देने के लिए तैयार हैं। और यही पैगाम बिल्कुल सेम टू सेम, यही जो पैगाम जो उसने मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह को भिजवाया था, यही पैगाम सोमनाथ के जो शासक थे भीमदेव सोलंकी, उसने गजनी के शासक महमूद गजनवी को यही पैगाम भिजवाया था कि आपको जितना धन चाहिए उतना धन हम आपको देने के लिए तैयार हैं, मगर आप सोमनाथ के मंदिर को मत लूटिए। लेकिन उस महमूद गजनी ने ये जवाब दिया था कि मैं मूर्ति भंजक हूँ, कोई सौदागर नहीं हूँ, मैं यहाँ मूर्ति तोड़ने के लिए आ रहा हूँ। तो जो अभी मैं बात बता रहा था, जो ये था नादिर शाह था, उसने बताते हैं कि यहाँ पर दिल्ली को, वो यहाँ 57 दिन रहा था और दिल्ली को उसने इतना बुरी तरीके से लूटा था कि 1 लाख तो आदमी मारे थे दिल्ली के अंदर। और इसके अलावा वो 60 से 70 करोड़ रुपए का धन यहाँ से लेके गया था। सब उस टाइम सोने और चांदी के सिक्के होते थे, उसके वजन के बराबर उसकी कीमत होती थी। तो कहते हैं कि 60 से 70 करोड़ रुपए का धन, कोहिनूर हीरा, दरियाई नूर हीरा, तख्ते ताउस, मयूर, सिंहासन सब लूट के ले गया था। तो 60 से 70 करोड़ का धन तो उस नादिर शाह के पास था। और इसके अलावा उसके जो सैनिक थे वो दोनों हाथों में अलग पोटली लेके जा रहे थे। और वो भी कहते हैं 600-700 बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, हाथी घोड़ों पे लाद के सारा धन लेके जब जा रहा था, तो बवाणे के अंदर जब वो रात को आराम करने लगे, बहुत लंबा काफिला था बवाणे से लेके सोनीपत तक का। तो बवाणे से सोनीपत के बीच का जो इलाका था, रात को उसके साथ लूटपाट हुई। हरियाणा के जाटों ने उसके काफिले पर जब वो सो रहे थे हमला कर दिया। उसके सैकड़ों की संख्या में सैनिक मार डाले तथा उसका धन काफ़ी मात्रा में लूट कर ले गए। तो जब ये सब हुआ, उसकी आँख खुली, उसने देखा कि सैनिकों की लाशें पड़ी हैं, धन लूट गया। तो गुस्से से कांपने लगा। उसने कहा कि मैं यहाँ पर बदला लूँगा, इनकी लाशें बिछा दूँगा जाटों की। तो बताते हैं उसके सेनापतियों ने उसको समझाया कि इस चक्कर में आप ना ही पड़े तो अच्छा है, क्योंकि अगर इस चक्कर में आप पड़ेंगे तो जो धन आप लूट कर लाए हैं ये सारा आपसे लूट लेंगे, आपके हाथ कुछ नहीं पड़ेगा, यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है। उसके बाद बताते हैं दोस्तों, वो जब सोनीपत से पानीपत की तरफ आगे बढ़ा तो फिर अगले दिन उसके ऊपर दिन में हमला हुआ, आमने सामने की लड़ाई में। फिर उसका काफ़ी बड़ा धन लूटा। आखिरी में उसने इसी में भलाई समझी, वो पानीपत से करनाल होते हुए अम्बाला, और अम्बाला से वो हिमाचल में घुस गया और शिवालिक पहाड़ियों से होता हुआ जम्मू कश्मीर वाया अफ़गानिस्तान, ऐसे वो गया अफ़गानिस्तान, ईरान में।
तो ये तो किस्सा हुआ 1739 का नादिर शाह का, और नादिर शाह के साथ हुई लूट का। हरियाणा के जाटों ने जो उसके साथ लूटपाट करी, ये चीज़ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन आज जो मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ 1026 में जो सोमनाथ का मंदिर लूटा था, 6 से 7 टन सोना लूटा था, वो कहानी क्या थी। और उस गजनी के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ जो नादिर शाह के साथ हुआ था। नादिर शाह तो लुटा बवाने से सोनीपत और सोनीपत से पानीपत के बीच में, और ये जो महमूद गजनी था ये लुटा सिंध गुजरात के बॉर्डर पे जो रेगिस्तान है उसके बीच में। तो इसके साथ ये हुआ था कि जब ये गजनी से और सोमनाथ की तरफ चला तो जो गजनी का शासक था जिसका नाम था भीमदेव सोलंकी, वो एक राजपूत शासक था, उसने भी इसको यही पैगाम भेजा था कि हम आपको टैक्स देने के लिए तैयार हैं, मगर ये माना नहीं। और मज़े की बात देखिए कि उस मंदिर के अंदर हजारों की संख्या में कहते पंडे पुजारी थे। उन्होंने जो राजा था भीमदेव सोलंकी, उसको ये बोला कि आपको युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी सेना अंधी हो जाएगी, मंदिर में इतनी ताकत है। तो जब वो यहाँ पर आया उसने देखा मेरे से लड़ने के लिए कोई सेना ही नहीं है, तो उसने, बताते हैं यहाँ पे, हजारों पंडे पुजारियों की हत्या करी। मंदिर में बहुत देवदासियाँ भी थी जो कि मंदिर की सेवा के लिए रखी जाती थी। उन देवदासियों को भी वो गुलाम बना के अपने साथ ले गया, और मंदिर से वो इतना धन लेके गया कि उसने अपने जाके गजनी के अंदर कहते कई साल का टैक्स माफ़ कर दिया। 6 टन सोना था, इसके अलावा हीरे जवाहरात चांदी और पता नहीं क्या क्या कितना धन था। तो वो भी 400 ऊँटों पे लाद के ये सारा धन लेके जा रहा था। जब ये धन वो लेके जा रहा था तो गुजरात और सिंध का जो बॉर्डर है वहाँ पे रेगिस्तान के अंदर खोखर जाटों ने घात लगाकर उस पर हमला किया, और जो धन वो यहाँ से लूट के ले जा रहा था उसका 1/3 हिस्सा वो लूट के ले गए। तो इस बात से वो महमूद गजनी बहुत भन्नाया हुआ था। उसने बदला लेने के लिए मुल्तान पर हमला किया अगले साल 1027 के अंदर, क्योंकि बताते हैं कि मुल्तान से लेकर झेलम नदी के बीच में जो खोखर जाट थे उनका राज चलता था, अपना स्वायत्त शासन चलाते थे। वो किसी बादशाह या किसी सुल्तान या किसी राजा के अधीन नहीं थे, किसी को टैक्स नहीं देते थे, अपनी इंडिपेंडेंट उनकी स्वायत्त संस्था थी। तो कहते हैं कि झेलम नदी के अंदर जल युद्ध हुआ। वो 1400 नाव लेके आया। उस 1400 नाव में ना उसने लोहे के भाले लगवा दिए, एक आगे फ्रंट में 2 साइड में, और हर एक नाव के अंदर उसने 4-4, 5 तीरंदाज अलग से बिठाए, तलवार चलाने वाले अलग से बिठाए। और उस युद्ध में जो जल युद्ध हुआ, जाटों का बड़ा भारी नुकसान हुआ, खोखर जाटों का, क्योंकि जाटों की सारी नाव उसमें झेलम नदी में पलट गई। उसने आगे वो भाले इस ढंग से उसमें इनबिल्ट किए थे कि जब नाव की आमने सामने टक्कर होती थी तो नाव पलट जाती थी। तो हजारों की संख्या में जाट मारे गए। उसके बावजूद भी जाटों ने जमकर उसकी टक्कर ली, और इस टक्कर में महमूद गजनवी के भी कहते हैं हजारों सैनिक मारे गए। लड़ाई तो उसने जीत ली, लेकिन दोबारा वो कभी भी फिर मुल्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इतना भारी नुकसान उसका हो गया। तो ये तो सोमनाथ के मंदिर की लूट के बाद की लूट, और उस बाद की लूट का बदला लेने के लिए जो युद्ध हुआ उसका मैंने आपको किस्सा बताया। लेकिन इन खोखर जाटों का इतिहास यहीं तक सीमित नहीं है साथियों। 1192 के अंदर जो तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, उसके बाद क्या हुआ था उसके अंदर भी खोखर जाटों की बड़ी भूमिका है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। 1191 में जो मोहम्मद गौरी था, ये जो गजनी थे, गजनी के बाद में जब इन गजनियों का शासन समाप्त हुआ तो फिर उसके बाद गौर वंश का शासन आया अफगानिस्तान में। तो मोहम्मद गौरी गौर वंश का शासक था, शहाबुद्दीन गौरी का शायद वो भाई या बेटा था। तो उसने 1191 में हमारे देश पर हमला किया। पृथ्वीराज चौहान ने उसको लड़ाई में हरा दिया, लेकिन ये गलती करी कि जब वो हार कर वापस भाग रहा था तो उसका पीछा नहीं किया, उसे गिरफ्तार नहीं किया, और यही गलती भारी पड़ी। अगले साल 1192 में उसने दोबारा भारत पे हमला किया, और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, और पृथ्वीराज चौहान को वो
सिरसा और हिसार के पास में कहीं पे गिरफ्तार कर लेता है और उसके बाद वहीं पर पृथ्वीराज चौहान की वो हत्या कर देता है। एक सूखे कुएं में डाल देता है पृथ्वीराज चौहान को और फिर ऊपर से अफगानी पत्थर मार मार के पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देते हैं तथा दिल्ली के अंदर वो अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उपशासक नियुक्त करके वापस अपनी राजधानी गजनी में चला जाता है। तो उसके बाद में कहते हैं 1194 में वो भारत पर फिर से हमला करता है कन्नौज के ऊपर और कन्नौज के राजा जयचंद को युद्ध में हराता है, जयचंद की हत्या करता है। वाराणसी शहर को लूटता है, वाराणसी के मंदिरों को ध्वस्त करता है और यहाँ से भी बताते हैं कि वो 400 ऊँटों पर लाद कर सोना चांदी धन लेकर जाता है। उसके बाद साथियों होता ये है कि वो जो खोखर जाट जिनका मुल्तान और झेलम नदी के बीच में जिनका शासन था वो इसके खिलाफ बगावत कर देते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की हत्या होने के बाद हिंदुओं में बहुत गुस्सा था और हिंदुओं पर ये जो मोहम्मद गौरी और इसके उपशासक थे ये जुल्म भी बहुत करते थे, टैक्स भी लगाते थे। तो जो खोखर जाट होते हैं ये मुल्तान के शासक ये लाहौर पे कब्जा कर लेते हैं और अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं, लाहौर यानी पंजाब का। तो इस बात से बौखला कर जो मोहम्मद गौरी था वो 25,000 घुड़सवारों की सेना लेके आता है और उसका युद्ध होता है खोखर जाटों से और वो खोखर जाटों के कहते हैं विद्रोह को दबा देता है। जब वो वापस जा रहा था तो 40 किलोमीटर आगे लाहौर से और जब वो अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहा था वहाँ पे धमियक नाम की एक जगह है, वहाँ पर वो नमाज पढ़ रहा था एक मस्जिद के अंदर। तो जो खोखर कबीले का सरदार था रामलाल खोखर और उसका भतीजा अनिरुद्ध खोखर वो मस्जिद में घुसते हैं तथा उसकी नमाज पढ़ते टाइम गर्दन काट के और नेजे पे टांग के बाहर लेकर अपने साथ लेके जाते हैं। कहाँ? अपनी राजधानी में मुल्तान में। और जैसे ही मोहम्मद गौरी की हत्या हुई वैसे ही गौर शासन का अंत ऐसे हो गया जैसे किसने दिए में फूंक मार दी हो। अब आप कहेंगे कि जिन खोखर जाटों का मैंने इतना बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास बताया वो खोखर जाट हैं कौन और कहाँ कहाँ पर हिंदुस्तान में अभी उनकी आबादी है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों मथुरा और अलीगढ़ ये 2 मेन ज़िले हैं, यहाँ पर उनके 52 गांव पड़ते हैं। मुरादाबाद में 24 ही है खोखर जाटों की, 24 गांव हैं। आगरा, बागपत, मुजफ्फरनगर के अंदर भी बड़ी संख्या में खोखर जाट बसते हैं। हरियाणा के अंदर रोहतक, सोनीपत और पानीपत इन 3 जिलों में खोखरों की अच्छी खासी आबादी है और हरियाणा का सोनीपत का कंसाला गांव तो मशहूर है। इसके अलावा पंजाब के अंदर असीपुर, फरीदकोट, गुरदासपुर, भटिंडा, लुधियाना, रूपनगर, मनसा, संगरूर और राजस्थान में जयपुर, अलवर, सीकर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर, पाली, टोंक, उदयपुर, झालावाड़, हनुमानगढ़, दौसा और चूरू जिले। और साथियों जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके अंदर रावलपिंडी, झेलम, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, चकवाल और सरगोदा। इसके अलावा सिंध जिले में भी अच्छी खासी संख्या है। लेकिन देखो विधि की विडंबना देखो, समय का चक्कर देखो कि जिन लोगों के अंदर इतनी सूरवीरता थी जो इन विदेशी हमलावरों की आंख में आंख मिलाकर बात करते थे तथा इनको लूट लेते थे, आज वो सब इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्योंकि जो भी विदेशी हमलावर भारत में आते थे खैबर दर्रे के रास्ते, सबसे पहले मुकाबला इन्हीं सूरवीरों के साथ उसका होता था और ये लगातार दबाव में रहते 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 आखिरी में एक समय ऐसा आया जब ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। तो इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्वाइन का ऑप्शन भी आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तथा जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहें वो मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। आपकी आर्थिक मदद मेरे को अंदर से काफ़ी मजबूती देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।